और स्टूडेंट्स भी आप में से लगभग जुड़ गए। नीरज वेरी गुड इवनिंग, बंटी कुमारी गुड इवनिंग, आदर्श राज वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला 15 मिनट हम रिवीजन सेशन के रूप में लेंगे। 30 मिनट में आपको आज का कंटेंट जो है सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिदृश्य जो भी है वो समझाऊंगा। लास्ट के 15 मिनट में कम से कम 20 क्वेश्चंस का फटाफट क्विज करूंगा। 15 तो शामिल कर ही लूंगा, 15 क्वेश्चन एटलीस्ट, 15 क्वेश्चंस का एक क्विज कर दूंगा। और आपको आज लेट आवर में कंटेंट भी डाल दिया जाएगा और टेस्ट पेपर कल होगा, सैटरडे कल है, कल इंडस वैली सिविलाइजेशन का टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार हैं। एक छोटा सा स्थल को लेकर के जो रिवीजन रहा होगा मैं आपको बोल रहा हूं, आप सब बस श्रवण करिएगा। पहले 15 मिनट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक जो खोज का सिस्टम शुरू होता है वो आपका चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद फिर से 1856 में गार्ड बंधु के द्वारा, इंजीनियर बंधु थे वो, रेलवे लाइन बिछाने के दरमियान वहां के टीलों से ईंटों का इस्तेमाल जो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने देखा कि मुख्य रूप से जॉन मार्शल ने 1921 में उनके पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पहले मोहनजोदड़ो बाद में, 1921 में हड़प्पा और 1922-23 में मोहनजोदड़ो का खोज होता है। क्रमशः दयाराम शाहनी और राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया। ये दोनों स्थित पाकिस्तान में है, एक आपका क्रम से पंजाब प्रांत में और मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत में स्थित है। इस खुदाई के क्रम में देखा गया कि हड़प्पा से 2 टीले मिले थे, उनमें से ये देखा गया कि एक R37 का शवाधान वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है हड़प्पा से मुख्य रूप से, और अभिलेख युक्त मुहरें मिली थी, वो तो मिली है जिसलिए पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि यहाँ से ये पूछा जाता है कि एक बर्तन पे मछुआरों का चित्र बना हुआ और उर्वरा देवी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उर्वरा देवी का प्रतिमा मिला। उसके बाद मुख्य रूप से पूछा जाता है कि यहाँ पे गेहूं और जौ का अवशेष मिला। कृषि के मामले में हम आगे भी देख लेंगे। हड़प्पा में छोटे छोटे अन्नागार मिले हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। वृत्ताकार ईंटें मिली हैं, ये सब कुछ आपको बता दिया गया था। फिर हम मोहनजोदड़ो में आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो खुदाई राखलदास बनर्जी 1922-23, कहीं 22 भी कहीं 23 भी, 23 को मानिएगा। उसके बाद हम निकल के आते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको विशाल स्नानागार और पुरोहितों का विद्यालय, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। काश्य प्रतिमा प्राप्त हुआ था एक नर्तकी का, है ना। और ग्रिड सिस्टम में जो शहर का नगरीकरण यानी कि शहरीकरण का जो पद्धति मिला था वो मोहनजोदड़ो से सबसे पहले प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, बता दिया गया। सूती कपड़ा का साच और सूती कपड़ा बुनने का साच, तांबे का चक्र पे सूती कपड़ा लपेटा हुआ, वहीं से मिला था, ध्यान रखिएगा। गीले कपड़े पे मिट्टी पर कुछ करने का भी यहाँ से मिला था, ये सब कुछ याद रखने वाली बातें हैं। पशुपतिनाथ शिव की प्रतिमा वहां से मिला था। पुरोहित का एक खोपड़ी मिलने का भी साक्ष्य वहां से मिला था, उसका उसे सिमरिटी बिठाया गया था। तो ये सारा मोहनजोदड़ो में आप याद रख लीजिएगा। मुख्य रूप से आपका विशाल अन्नागार एवं स्नानागार, पुरोहित आवास याद रख लीजिएगा, सड़कें संकोन पे काटने वाला ग्रिड सिस्टम याद रख लीजिएगा, एक्सेट्रा। मोहनजोदड़ो से निकल के आएंगे तो हम चहुंदड़ो की बात करेंगे। चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों ही आपका सिंध प्रांत में, फोर्ट दीजी तीनों, और तीनों ही आपका सिंध नदी के समीप। आस मजमुदार ने 1931 में इसका खोज किया था। सुनते जाइएगा सिर्फ। संभवतः आपको माना जा रहा है कि ये एक चहुंदड़ो जो रहा होगा व्यापारिक नगरी रहा होगा। मनके बनाने का यहाँ से कारखाना मिला था। माप तौल का बटखरा मिलने का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है ना। तो आप मुख्य रूप से 2 बातें यहाँ से याद रख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो करवाया था, सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक वगैरह का यहाँ से प्रमाण मिलता है। और ध्यान रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कराया था कि यहाँ पे कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता। एकमात्र जगह चहुंदड़ो है। चहुंदर यानी बदमाश लोग रहते थे वहां पे, तो दुर्ग में नहीं रहेंगे, वो ऐसी गलियों में भटकेंगे। ऐसे करके कुछ याद कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ से निकल करके हम सूदको डेंगर। सूदको डेंगर की अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो ये बलूचिस्तान, यहाँ पे आपको
कुल मिला के याद रखने वाली बात है कि घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं यहाँ से, और कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। कुल मिला के दो बातें याद भी रखिएगा, काम चल जाएगा। फिर हम गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में सबसे पहले याद करते हैं भोगवा नदी के स्थित तट पे लोथल। लोथल का रंगनाथ राव खोजकर्ता, और ये एक बंदरगाह नगर था। मोहनजोदड़ो के समान ही विकसित होने और व्यापारिक होने की वजह से इसको छोटा हड़प्पा भी बोला जाता है, या छोटा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं कई बार। अब यहाँ का मुख्य विशेषता था कि बंदरगाह होने के साथ साथ गोदी बड़ा यानी डॉक यार्ड भी था यहाँ पे। चावल का साक्ष्य यहाँ से मिला है, और घोड़े की मूर्ति यहाँ से मिला है, घोड़े का अवशेष मिला है आपका सूतकोदा से, ध्यान रखिएगा। घोड़े की हड्डियों के साथ सूतकोदा से आपका मिला है यहाँ से। ये चीजें ध्यान रखने वाली। हमने एक मिस्टेक बोल दिया, सूतकोदा को बोल दिया सूतको डेंगर, माफी चाहूंगा आपसे। अभी गुजराती हमने पढ़ाना शुरू किया था आपको। इसी तरीके से जो आपके क्लास में नहीं आ पाया था गुजरात में, वो रंगपुर, अभी लिख रहा हूं मैं। तो हमने रंगपुर देखा, लोथल देखा गुजरात का, लोथल, रंगपुर, और यहाँ से ये तीन आपका कम से कम देखना है। लोथल देख लिया था, सूतकोदा देख लिया था, घोड़ा का अवशेष और कलश समाधान। रंगपुर याद रखिएगा, ये भी गुजरात में ही है। यहाँ पे भी आपको चावल की भूसी का साक्ष्य मिलता है, और चावल का साक्ष्य, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रंगपुर में भी आपका ये चीजें मिलती हैं। यहाँ से ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बहुत डिटेल कुछ यहाँ पे। बस यहाँ ध्यान रखिए, बृहस्पति के साक्ष्य मिले हैं, खेती का साक्ष्य मिला है, प्राक हड़प्पा सभ्यता का। फिर इसी तरीके से हम पंजाब वाला हिस्सा नहीं डिस्कस कर पाए थे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में स्थित है, भारतीय पंजाब में स्थित है। यहाँ तांबे के कुछ औजार मिले हैं, याद कर लीजिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, आपका क्विज लूंगा ऑनलाइन। तांबे के औजार यहाँ से मिले हैं, पंजाब वाला। यहाँ से राखी गढ़ी सबसे बड़ा शहर हड़प्पा कालीन और भारत में स्थित, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से याद रखने वाली बात है, राखी गढ़ी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखने वाली बात यही है कि सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, और अभी हाल ही में कुछ पकवान वगैरह बनाने का साक्ष्य राखी गढ़ी के आसपास हरियाणा से मिला है। अभी पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में निकल के सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कुल मिलाकर के। फिर हम लोगों ने लोथल के बाद देखा था यहाँ पे धौलावीरा। धौलावीरा में आपको बता दिया गया था कि कुल मिलाकर के जल निकासी, उन्नत जल निकासी के लिए जाना जाता है यहाँ पे, और 10 अक्षरों से अंकित एक आपका स्तंभ मिला था जो रीड नहीं किया जा चुका है। इसके बाद हमने कालीबंगन काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला था सबसे पहले, वहां से। उसके बाद जुते हुए खेत जो आड़े तिरछे जुते हुए थे, इसका साक्ष्य वहां से मिला था। अग्निकुंड मिला था। पक्की ईंटों का प्रयोग नाली में हुआ था, घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दायमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे, ये दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ से रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला था, घोड़ा रथ चलाता हुआ नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। रथ चलाता, घोड़ा से रथ खींचने का सिस्टम यहाँ नहीं था। रथ चलाता हुआ मनुष्य, जो कि रथ में अन्य कोई जानवर जोतने का मतलब लगाने का साक्ष्य पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। धौलावीरा में विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात बता ही दिया था, नगर 3 हिस्से में बटे हुए थे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आपका सबसे ईस्टर्न बिंदु है, इससे ज्यादा कोई इसमें याद रखने का जरूरत नहीं। यहाँ से कुछ बर्तन मिले हैं जिसपे चित्रकारी किया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहचान रहा है। और फिर यहाँ से निकल के हम आएंगे तो बनावली की बात करेंगे। बनावली में हल्का टेराकोटा का यहाँ से प्राप्ति होता है। भगवानपुरा देखिए, हरियाणा की अगर बात करेंगे तो हरियाणा में 3 याद रख लीजिएगा। हरियाणा में राखी गढ़ी रिवीजन है, मैं कोशिश कर रहा हूं 15 मिनट में खींच दूं। बनावली और भगवानपुरा, ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये आपका ये 3 इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा, बनावली आपका हल्का टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। भगवानपुरा को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन पूछा जाए अगर तो यहाँ से तांबे के बर्तन मिले हैं, कांच की मिट्टी से निर्मित कुछ बनके मिले हैं, इतना प्रमुख नहीं इंफॉर्मेशन है इनमें, तो ये महत्व नहीं रखता है। मांडा जम्मू में सबसे उत्तरी स्थित स्थल है, तो ये भी आपका इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि चौहद्दी में शामिल हो जाता है। यहाँ पे क्या मिले हैं आपको कुल मिलाकर के, तो नुकीली हथियार मिले हैं हड्डियों से निर्मित, है ना। आगे निकले फिर यहाँ से, तो जिस तरीके से मिस्र की सभ्यता मिस्र नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, इसका सुमेरियन सभ्यताओं से कल्चर भी मिलता है। सुमेरियन सभ्यताओं से लिपि वाली बात हमने आपको करा दिया था। अब यहाँ से उम्मीद करते हैं
कि स्थल से जुड़ा हुआ कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब स्थल से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछना हो तो आप आराम से बता सकते हैं। आपसे थोड़ा सा मैं फीडबैक के तौर पे ले लूं, पूछ लूं कि रिवीजन से आपको एक बार सारी चीजें याद हो गई, फटाफट रिकॉल हो गया, स्थल से जुड़ा हुआ सारा चीज आपके दिमाग में बैठ गया मेरे प्यारे बच्चों, या बाकी है? यस सर, एकदम फटाफट। हड़प्पा, अन्नागार, कांस्य दर्पण, 887, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान और उर्वरा देवी की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित विद्यालय, विशाल स्नानागार, एक श्रृंगी प्रतिमा वाला, एकदम फटाफट मेरे साथ साथ चलेगा। लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, चावल का साच, अग्निकुंड, हाथीदार, 3 युगल समाधि वाला चर्चा, घोड़े की मूर्ति वहां से मिला है, घोड़े का अवशेष सुतकोदा से मिला है, ध्यान रखिएगा। जुटे हुए खेत लोथल के अंदर, अग्निकुंड का साच लोथल के अंदर, सॉरी माफी चाहूंगा, जुटे हुए खेत कालीबंगा के अंदर और अग्निकुंड कालीबंगन के अंदर, चूड़िया मिले हैं, भूकंप के साथ भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर नगर राखीगढ़ी, ताम्रउपकरण यहाँ से मिले हैं, चमुंदड़ो अगर क्या खोज है, ये नहीं बोल रहा हूं आपको, मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, नारी सौंदर्य की चीजें, बनावली मिट्टी के हल के लिए मुख्य रूप से, रोपर तांबे की कुल्हाड़ी के लिए, रंगपुर से धान की भूसी, ज्वार बाजरा यानी कि कृषि के अवशेष मिले हैं यहाँ से, कलश समाधान घोड़े की हड्डी सुतकोदा से मिले हैं, तराजू का साच भी सुतकोदा से मिला है। एक सेकंड के लिए कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं क्लास से, उनको चलिए, कुछ बच्चे ऐड नहीं हो पाए थे, वो हमें मैसेज कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ता हूं और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका वहां का राजनीतिक व्यवस्था रहा है। जाऊंगा तो आपको ज्यादा कुछ राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ना नहीं है, एक एक करके पॉइंट अब अगले आधा घंटे में हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट के 15 मिनट में से जुड़ा हुआ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आज का सेशन यहाँ फिनिश करके एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा और आप एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स तैयार करेंगे इस 3 दिन के सेशन से। चले देखते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो हमें जानकारियां मिली है उसकी बात करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो भी जानकारी हमें मिली है वो अभिलेख के सॉरी माफी चाहूंगा अवशेषों के बनस्पत मिली है, पुरातात्विक अवशेष जो भी थे, तो ध्यान रखिएगा उससे हमें ज्यादा डिराइव करने में मदद नहीं मिला है। फिर भी ऐसा मतलब कई पुरातत्वविदों का मानना है कि या तो वहां पे पुरोहित वर्ग का प्रादुर्भाव ज्यादा रहा होगा, पुरोहित वर्ग का वर्चस्व रहा होगा, या व्यापारी वर्ग का वर्चस्व रहा होगा। ज्यादातर व्यापारी वर्ग के वर्चस्व के समर्थक हैं, शांति प्रिय लोग रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है यहाँ से, शांति प्रिय और हथियार वगैरह का ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है, इस वजह से शांति प्रिय व्यवस्था मानी गई है। अब यहाँ पे कई लोग कुलीन तंत्र व्यवस्था को मानते हैं कि व्यवस्था कुलीन तंत्रात्मक रहा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि राजतंत्रात्मक रहा होगा, लेकिन इसमें हंटर साहब का मानना है कि राजतंत्रात्मक रहा होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि समतामूलक समाज रहा होगा। ये समतामूलक क्या होता है? तो सभी को बराबर हैसियत पर रखते हुए समतामूलक समाज का कल्पना किया जाता है। पिगट महोदय ने जैसा कि बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी 2 युग्मक राजधानियां रही होंगी, क्लियर है। तो अब आगे हम बात करते हैं इसमें देखते हुए कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं अगर आपको बता दूं फटाफट, तो कुल मिलाकर के आप यही निकाल पाओगे फैक्ट यहां से राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कि व्यापारी वर्ग नगर प्रशासन द्वारा संचालित होने वाला सिस्टम है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब अस्त्र मिला नहीं है यहाँ से, कुलीन तंत्र का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, शांति प्रिय समाज रहा होगा। हंटर साहब ने बोला है कि राजतंत्रात्मक समाज रहा होगा, याद रख लीजिएगा। और एक याद रख लीजिएगा, पिगट महोदय ने बोला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 युग्मक राजधानियां, जुड़वा राजधानियां रही होंगी। तो राजनीतिक व्यवस्था में हमें ज्यादा कुछ अध्ययन का
स्रोत नहीं होने के कारण नहीं पता है, स्पष्ट सुस्पष्ट जानकारी का अभाव है। तो क्लियर है, 3-4 जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो हमने डिस्कस कर दिया आप सभी के साथ। अब यहां से जैसे ही हम निकल के आते हैं तो बात करते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में अगर बात करें तो सामाजिक जीवन के विषय में हमें समाज की जो सबसे छोटी इकाई का पता चलता है वो परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई थी और परिवार मातृसत्तात्मक थी। ऐसा अंदाजा इसलिए लगाया गया है कि मातृ प्रधान मातृसत्तात्मक होने का, स्त्री मूर्तियों का प्रादुर्भाव वहां पे ज्यादा रहा, वहां पे वर्चस्व ज्यादा रहा, वहां से प्राप्ति ज्यादा हुई है, उर्वरा देवी की प्राप्ति हुई है और कई सारी नर्तकी की वाली मूर्तियों से लेकर के बाकी भी ऐसे आदम तक कई मूर्तियां मिले हैं जिसमें बलुआ पत्थर से बना हुआ जो खंडित थे लेकिन स्त्री मूर्ति का साक्ष्य मिला है, जो दर्शाता है कि समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण तो नहीं मिलता है कि कोई पहले से एग्जिस्टिंग वर्ण व्यवस्था था, लेकिन वर्ग में समाज विभाजित था। समाज वर्ण में नहीं वर्ग में विभाजित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज वर्ण व्यवस्था के बजाय वर्ग व्यवस्था में विभाजित था। वर्ग व्यवस्था में क्या विभाजित था? तो पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्प आदि अलग अलग पेशेवर वर्ग पाए जाते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मत है। समाज शांति प्रिय था, यानी कि युद्ध का महत्व बहुत कम था। लोगों का खान पान शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों था। अब यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, क्योंकि हाल ही में जो बहुत सारे मिष्ठान बनाने का प्रमाण मिला है, आए दिन आपने द हिंदू में एक लेख भी छपा था, भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लड्डू बनाते थे और काफी ग्लूटेन फ्री मिठाइयां बनाते थे, इस तरीके के एक आर्टिकल बना करके बनाया हुआ था। तो सही में ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो शाकाहारी थे, मांसाहारी थे और डिफरेंशियल काइंड ऑफ फूड और बेवरेजेस का उनका प्रयोग होने के साक्ष्य मिले हैं। तो खानों को लेकर के भी कल्चर बहुत समृद्ध रहा है। सामाजिक जीवन में हमें ये ऐसा आभास करवाता है। हम आभास ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सारा अन्वेषण और पुरातात्विक चीजों पर आधारित है। आभूषण का प्रयोग लड़के और लड़कियां, पुरुष और महिला दोनों करते थे। आभूषण का भरपूर कल्चर था, बहुत सारे आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं और नौशेरा से ऐसा एक साक्ष्य मिला है कि महिलाएं सिंदूर भी लगाती थी। इससे प्रतीत होता है कि हिंदू धर्म का जो अभी प्रतीक है वो वहां से जड़ ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको जैसा बता ही दिया कि वहां से महिलाओं का साजो सामान, सज्जा का सामान, जो श्रृंगार का सामान जो पाया गया है, उसमें से आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मनोरंजन के लिए और शिकार के लिए भी पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। पशुओं से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिकार में भी पशुओं का इस्तेमाल हुआ है, मांसाहारी भी थे। वस्त्र में जहां तक बात है तो ऊनी और सूती दोनों तरीके के वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी और सूती दोनों तरीके के वस्त्र पहनते थे, ध्यान रखने वाली बात है ये। और वो गाय से परिचित थे, गाय इतना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। ऊबड़ वाला बैल उनके लिए पवित्र था और मोहरों का ज्यादा इस्तेमाल एक श्रृंगी क्या बोलते हैं उसको, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी बैल का किया गया है। ऊबड़ वाले बैल उनके लिए रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रिय पशु रहे हैं। ऊबड़ वाला सार बोला जाता था। घोड़ा आदि से परिचित तो थे, लेकिन घोड़ा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल का भी साक्ष्य नहीं मिलता है। वो शेर से तकरीबन अपरिचित थे, क्योंकि जो पशुपति नाथ का मूर्ति के चारों ओर मिले हैं वो गेंडा मिला है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। वो गेंडा वहां पे है, लेकिन वहां पे बैल है, वहां पे 4 तरीके का और भी पशु मिले हैं, लेकिन वहां पे शेर का नहीं मिला है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शेर से परिचित नहीं थे। कंफर्म है? तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इन चीजों पर इसलिए दृष्टिगोचर कर रहा हूँ, दृष्टिपात डाल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि गाय जैसे वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण थी, उतना महत्व उनके लिए गाय नहीं थी। पशुओं को उनके जनजीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं था, जैसा कि गाय को लेकर के वैदिक सभ्यता में प्रधानता बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। उस तरीके से यहाँ ना तो घोड़ा को लेकर प्रधानता था, न गाय को लेके। हाँ, थोड़ा धार्मिक जीवन पर अगर हम नजर डालेंगे तो धार्मिक जीवन को लेकर के उनका जो था मामला वो थोड़ा सा ये था कि एक कुबड़ वाला बैल को वो सबसे ज्यादा लौकिक रूप से पवित्र मानते थे और मोहरों पे वो एक श्रृंगी पशु का भी आपका उसमें कंफ्यूजन रहता है। कई लोग एक श्रृंगी उसको बैल बोलते हैं, कई लोग हिरन बोलते हैं।
लेकिन वो एक्चुअली उसको एक श्रृंगी बैल ही माना गया है। तो पशु मोहरों पे इस्तेमाल किया गया है, उसका ज्यादा डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी, तो ध्यान रखिएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार मातृसत्तात्मक, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु वर्ग व्यवस्था का पूरा प्रमाण मिलता है। फटाफट चीजों को याद करते चलिए। पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्प आदि वर्ग में विभाजित था समाज। सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाना का प्रयोग करते थे, पुरुष महिला दोनों आभूषण का इस्तेमाल करते थे, पासे खेलना, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई इत्यादि उनके मनोरंजन का साधन हुआ करता था। ऊनी और सूती दोनों वस्त्र पहना करते थे। अलंकार का भी प्रधानता था। स्त्रियां अलंकृत रूप में मतलब यानी कि सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल किया करती थी। नीरज कह रहे हैं कि पशुपति के पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सांड मिले थे और गैंडा मिले थे, बिल्कुल सही है। और बाघ और हाथी, बिल्कुल TEBR। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, याद हो गया सबको या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें, हम राजनीतिक व्यवस्था के बजाय निकल करके तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों देख लें। राजनीतिक को रिकॉल करा दूं। पुरोहित वर्ग का वर्चस्व मानने की बात बहुत सारे लोगों ने बोला है, व्यापारी वर्ग का वर्चस्व की बात हुई है, शांति प्रिय युद्ध फ्री रहा है सिस्टम। और हंटर महोदय ने जैसा कि बोला है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का झलक से ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज आप, जनतंत्रात्मक झलक मिलता है, इसको मान्यता ज्यादा नहीं दिया गया था। राजतंत्रात्मक के बजाय जनतंत्रात्मक का झलक ज्यादा मिलता है, क्योंकि समता मूलक समाज था, ये इन्हीं का कहना था। समता मूलक समाज था, सबको बराबरी का रखा गया था, पर जनतंत्रात्मक श्रेणियां दिखाई नहीं देती है। कोई संस्थाओं का वहां से जनतंत्रात्मक संस्थाएं हो तो इस तरीके की कोई चीजें नहीं मिलती हैं, इसलिए इस मत को भी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दिया गया था, है ना। अब आगे बढ़े, पुरोहित के आसपास के जानवरों का भी हमने चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था, कृषि, पशुपालन या व्यापार, तो आपको व्यापार टिक करना है। आर्थिक आधार क्या था? व्यापार, करेक्ट है। तो कृषि पशुपालन और व्यापार में से व्यापार, अर्थव्यवस्था का आधार सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था। पशुपालन को लेकर के बहुत ज्यादा रुझान उस अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है। जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से लोग परिचित थे। गेहूं और जौ की प्रधानता ज्यादा है, भोजन में भी गेहूं और जौ का इस्तेमाल मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा किया जाता था। कपास से परिचित थे, चावल, गन्ना, रागी आदि से परिचित थे, लेकिन इनका अधिकाधिक प्रमाण नहीं मिलता है। वेरी गुड, ठीक। आदर्श राज व्यापार, अब तो चावल का साक्ष्य मिल ही गया, बहुत बढ़िया बात है। गेहूं, जौ, मटर, कपास से परिचित थे। कपास का तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही निकल करके कपास बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता में पहुंची है, तो जनक के रूप में माना गया है इस सिंधु घाटी सभ्यता को। मोहनजोदड़ो में आपका कपास से सूती वस्त्र उद्योग का भी पता चलता है। तांबे के प्लेट पे लिपटा हुआ सूती धागा से पता चलता है कि यहाँ कोई कपड़ा वपड़ा बनाने का कारखाना रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रख लीजिएगा कि वो कपास से विपरिचित थे, वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, और व्यापार के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां से माना जाता है कि वस्त्र उद्योग था। हम आभूषण और मनके बनाते थे, ये सब यहाँ पे उन्नत था। हम यहाँ से कांसा का निर्माण करते थे, मिश्र धातु कल्चर था यहाँ से, समझ रहे हो बात को। ये सब कुछ आपको नोटिफाई करना चाहिए व्यापार वाले सेक्शन के अंदर में। कृषि के सभी पद्धति से वो परिचित थे। पशुपालन था, सूती वस्त्र, बर्तन शिल्प, है ना, सूती वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग, शिल्प उद्योग, बर्तन उद्योग, मिश्र धातु उद्योग, ये सारा उन्नत
हो चुका था, खास करके विकसित सिंधु सभ्यता के क्रम में। इसके बाद अगर पशुपालन में बात करें तो वाला सार सबसे प्रिय था, यद्यपि कि वो घोड़ा से परिचित थे, परंतु घोड़ा पाले जाने का बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। और गाय से इतना, यद्यपि कि गाय का अवशेष ऐसा मिलने का कोई वो नहीं मिला है, और शेर का तो आप मान के चलेंगे कि शेर एवं गाय से लगभग अपरिचित थे, घोड़ा से परिचित थे। सुतकोदा वाला उस घटना से वह पाया जाता है हड्डी, उसके बाद से इसको खंडित कर दिया गया था। पश्चिम एशिया से इनका व्यापार होता था, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से इनका व्यापार उन्नत था। मिस्र की सभ्यताओं से भी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी इत्यादि का भरपूर ये निर्यात करते थे, ऐसा माना जाता है। और आयात का जहां तक बात हो तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आयात भी करते थे। अगर कभी पूछ दिया जाए डीप में क्वेश्चन जाकर के, तो आयात के क्रम में आप याद रखिएगा खास करके कि आपका कुछ धातुओं का आयात को लेकर के रहा है, जो मैं आपको बता दूं। धातुओं को आयात में रहा है तो ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान और ईरान से चांदी वगैरह मंगाया जाता था। अफगानिस्तान ईरान से चांदी मंगाते थे, टीन मंगा लेते थे अफगानिस्तान से, और तांबा तो लोकल ही मिल जाता था इनको। तांबा कहां से मिल जाता था? तो राजस्थान के खेजड़ी से। और टीन कहां से लेते थे? तो अफगानिस्तान से। दोनों को मिला के क्या बनाते थे? टीन को मिला करके ये बनाते थे कांसा। आर्य सभ्यता कैसा था? तो कांस्ययुगीन सभ्यता था। ज्यादा डीप में अगर पूछा जाए तो ये सब पूछा जा सकता है। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त कर लेते थे, गोमेद गुजरात से प्राप्त कर लेते थे, गोमेद गुजरात। लाजवर्क अफगानिस्तान से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुमूल्य लाल कलर का आपका ये आध्यात्मिक पदार्थ था जो अफगानिस्तान से मंगाते थे। अफगानिस्तान से क्या क्या आता था इनका? लाजवर्क आता था, अफगानिस्तान से टीन आ जाता था इनके लिए, और अफगानिस्तान से थोड़ा बहुत चांदी भी मंगाते थे। चांदी ज्यादातर ईरान के सभ्यता से मंगाते थे। तो धातु कर्म के लिए अलग अलग जगह से इस प्रकार से रत्न और धातु वगैरह मंगाने का व्यापार का था। यहाँ से ज्यादातर भेजा जाता था वस्त्र उद्योग, आभूषण वगैरह का निर्माण करके। कुछ जगह के सिस्टम आज भी है, हम मेटल इंपोर्ट भी कर लेते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट कर लेते हैं, हम वस्त्र शिल्प वगैरह का एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि इतिहास में झांकने से बहुत चीजें वर्तमान की भी नजर आती हैं। चले और कुछ, तो अभी अपने पास एज पर शेड्यूल टाइम है, तो हम धार्मिक और सांस्कृतिक बातों को भी डिस्कस कर लें। धार्मिक एवं दिखाई दे रहा है सब कुछ, सांस्कृतिक बात देखिएगा। अब उनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो देखिए, मंदिरों का, पूजा स्थल का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलने से मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि धर्म तो था, लेकिन धर्म का जो मुख्य रूप से संस्थागत जो प्रतिमूर्ति तैयार कर लिया जाता है, जो अभी है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि धर्म सभ्यता था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक सभ्यता था पर धार्मिक वर्चस्वशाली सभ्यता नहीं था। यानी कि धर्म का वर्चस्व बहुत ज्यादा नहीं। ये महत्वपूर्ण है बात समझना। मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता है, मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता ही है ना। मोहनजोदड़ो से और उर्वरा देवी का आपका हड़प्पा से मिल ही जाता है। एक मोहर पर देवता पशुपति का प्रमाण मिल ही जाता है। उसके बाद पुरोहितों का साथ मोहनजोदड़ो से मिल जाना। लिंग योनि का पूजा, स्वास्तिक का चिन्ह और नाग पूजा, बहुत सारे यहाँ पे आपका नाग क्वेश्चन बनता है। सॉरी, यहाँ जगह बना रखा है हमने। तो नाग पूजा, अब देखिएगा यहां पे उर्वरा के तौर पे भी और वैसे भी, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है अधिकाधिक संख्या में अपने सभ्यता के अस्तित्व को बनाए और बढ़ाए रखने के लिए मानव संसाधन एक बहुमूल्य धन रहा होगा, उस समय भी, आज भी है। तो उस समय अधिकाधिक संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से वहां लिंग योनि का पूजा का साक्ष्य मिला है। और कई जगह इस तरीके की आपका
मूर्तियां, पेंटिंग्स वगैरह, पेंटिंग तो का तो डिकोड नहीं हो पाया है, मूर्तियों का ही आपका पता चलता है। तो इसका पूजा करते हैं, इसका भी प्रमाण रहा है। और जो हम जड़ तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, शिवलिंग का जो हम पूजा करते हैं, हिंदू धर्म का जड़ तलाशने का सिंधु घाटी सभ्यता में काफी प्रयास किया जा रहा है कि क्या जो हम शिवलिंग का पूजा करते हैं उसका कहीं इंटेंसिटी यानी कहीं ना कहीं आपका जो गहरा जो संपर्क है यहां से तो नहीं है। नाग का पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा ज्यादातर वैदिक सभ्यता में आया, लेकिन यहाँ पे जो पूजा के रूप में देखा जाए मातृ पूजा था, देवी पूजा था, मूर्ति पूजा तो था, क्योंकि देखिए यहाँ पे पशुपति आदिनाथ शिव का प्रतिमा, इसको आदिनाथ शिव से रिलेट किया है। जॉन मार्शल साहब ने जो एक पुरोहित जैसा शेप का इंसान का प्रतिमा मिला है, उसको आदि नाथ शिव से ही रिलेट किया गया है, रुद्र शिव से रिलेट किया गया है, पशुपति नाथ का प्रमाण मिलता है। और अब जैसे अग्निकुंड मिलता है ना, कालीबंगा से मिलने वाला अग्निकुंड, ये जताता है कि हो सकता है उस समय धार्मिक अनुष्ठान वगैरह का कल्चर रहा होगा, मंदिर का न मिलना उसके संस्थागत होने से और उसके वर्चस्वशाली होने से इनकार कर देता है। क्लियर कंसेप्ट समझिएगा। तो क्या मिला था? तो हमें अग्निकुंड मिला है, हमें लिंग योनि के पूजा का प्रमाण उर्वरा देवी के रूप में आपका हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति का प्रमाण मिला है। उसके बाद बहुत सारे और मातृसत्तात्मक समाज साबित करने के लिए मूर्तियां मिली है। नाग का पूजा का प्रमाण मिला है हमें, और अग्नि वेदिकाएं मिली है, कालीबंधन में मिली है, नुथल में मिली है। तो ये हमें प्रमाणित करने से होते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान का सिस्टम रहा होगा, परंतु आपका मंदिरों का इस तरीके से बोलबाला नहीं रहा होगा। किसी प्रकार का कोई और समझदारी से रिलेटेड कोई कंक्लूजन है तो आप हमें बता सकते हैं। प्रकृति पूजा का बिल्कुल लाजवर्थ नीरज मेटल नहीं है, नॉन मेटल है ये, बिल्कुल ठीक है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है ये। अब हम बात करेंगे यहां से कि कुल मिलाकर के वृक्ष पूजा और प्रकृति पूजा का प्रमाण मिलता है, बट प्रकृति पूजा ज्यादा अपने सफल स्वरूप में या बृहद स्वरूप में बन के आती है वैदिक सभ्यता में, है ना। प्रकृति पूजा करते थे, ठीक है, धार्मिक स्वरूप का हम लोगों ने चर्चा किया, व्यापार का हम लोगों ने चर्चा कर ही ली, और फिर अग्निकुंड की आपकी बातें आ गई। एक बार मैं आपको फटाफट इन चीजों को मैं रिकॉल करा देता हूं, फटाफट बोलते हुए लगातार इसमें लिख दिया है मोटा मोटी तौर पे। तो देखिएगा, अब बहुत सारी नारी मूर्तियों से अनुमान लगा दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते होंगे, ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते होंगे, और बहुत सारे प्रकार के आभूषण आदि पाए जाने से साक्ष्य मिलता है कि वहां पे स्त्री और महिला दोनों आभूषण का इस्तेमाल करते होंगे। और इस प्रकार से मांग में सिंदूर का मान जो नौशेरा से जगह है जहां से मिलने से हिंदू धर्म से वहां पे एक जुड़ाव का संकेत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी प्रकार से खाद्यान्न की बात करें तो गेहूं जौ का प्रयोग ज्यादा किया जाता था, जो अधिकांश जगह से गेहूं व जौ मिलने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल मिलने का प्रमाण भी मिलता है, और लोथल से तो वृत्ताकार चक्की के दो पाठ भी मिले, जिसको गांव में पहले हम लोग जांता बोलते थे, चक्की पीसना, तो चक्की पीसने का प्रमाण भी मिला है, जो कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से गेहूं का इस्तेमाल और आटा के इस्तेमाल से भी भली भांति परिचित रहे होंगे, और डिफरेंशियल यानी अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाने का भी कल्चर का आभास हमें कराता है। और कपास का खेती को लेकर के विशेष रूप से आपको बता दिया, कपास उगाना जानते थे, सभ्यता से पहले से कपास उगाना जानते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंधन, सूतकोटा इत्यादि से कुबड़ वाला ऊंट मिला है। सूतकोटा, लोथल, कालीबंधन से घोड़े की मिन मूर्तियां, आपको बताएं लोथल से घोड़े की मिन मूर्ति मिली है, और सूतकोटा से जो मिला है घोड़े के अवशेष मिले हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं दोबारा से घोड़े से, जिससे ये पता चलता है घोड़े की मूर्ति ये बताता है कि घोड़े को लेकर उनमें थोड़ा क्रेज आ गया था, शायद ईरानी सभ्यता का प्रादुर्भाव रहा होगा। और जैसा कि आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो से तांबे के बिल पे लिपटा हुआ सूती वस्त्र का पहचान कराता है। लोथल चंद्रोल से मन का मिलना ये बताता है, मन का बहुत सारा मिलना ये बताता है कि हम मन का बनाने का कार्य चलता होगा, और चौंदड़ों में व्यापारिक नगरी रहा होगा, और वहां से ईरान से व्यापार होता होगा, पहले भी आपको रिलेट करवा ही दिया था। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते होंगे, ये भी पता चलता है।
सिक्कों का साक्ष्य व्यापार वाले पाठ में अगर पढ़ाओ आपको तो नहीं मिलता है, सिक्कों का साक्ष्य ज्यादा नहीं मिलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली रही होगी। मोहरों का साक्ष्य मिलता है, इससे पता चलता है कि व्यापार काफी उन्नत रहा होगा, भले ही वो प्रारंभिक पेज में ही रहा होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के फॉर्म में ही रहा होगा। अब कुछ बात बटखरे वाली बात अगर कहें तो चरहुंदुओं से ऐसा प्रमाण मिलता है, इससे पता चलता है कि तौल मोल का एक मात्रक और इकाई रहा होगा। और इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार का साक्ष्य में बहुत बड़े पैमाने पर वहां सुमेरियन सभ्यता के स्टडी से मिलता है, और वहां इस सभ्यता को मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो वहां का शिल्प कला, मूर्ति कला इत्यादि भी बहुत उन्नत किस्म का था, क्योंकि कांसे की जो प्रतिमा मिलती है मोहनजोदड़ो से नर्तकी का, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और आज बेहतर फॉर्म में प्राप्त हुआ था। मूर्तिकला, वास्तुकला, मृदभांड कला आदि के उन्नत प्रमाण मिल ही जाते हैं। ज्यादातर पाषाण मूर्ति मिली है, पाषाण मूर्ति बलुआ पत्थर वाली मूर्ति ही मिली है, और मेटल पे काम करना भी इनको आता था। लुप्त मोम, लॉस्ट वैक्स सिस्टम बोलते हैं जिसको, लुप्त मोम पद्धति से कांसे की मूर्ति बनाने का कल्चर था इनके पास पहले से। शिल्प आदि विकसित था, है ना, जैसे मोहनजोदड़ो से भीगे हुए कपड़े पे मिट्टी वाला वो परत मिलने से पता चलता है कि हो सकता है कुछ इस प्रकार से और डेवलप शिल्प आदि का इनके पास कल्चर रहा होगा। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब संयुक्त पशु की मूर्ति भी मिला है मोहनजोदड़ो से, जिससे भेड़ का सर है और सुंदर हाथी का धर है, इस तरीके से मिला हुआ, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली भी रहे होंगे, यानी कि उनमें सृजनशीलता और तकनीक भी रहा होगा। तो ये आपको दिखाता है लोथल से कुत्ते का, काली गंगन से ताम्र मूर्ति इत्यादि मिली है। शिल्प आपका डेवलप था, कुल मिला के यही आप समझ सकते हैं, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। और संदर्भ घाटी सभ्यता में मोहरों पे एक श्रृंगी बैल का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। मोहरे जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो सैल खड़ी का बना हुआ रहा है। सैल खड़ी का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ये भी नॉन मेटल है। नीरज मेरा पूछेंगे कि मेटल नॉन मेटल में, तो सैल खड़ी एक प्रकार का कैल्शियम कंटेनिंग नॉन मेटल ही है। तो सैल खड़ी से बने होते हैं। पशुपति शिव का प्रमाण मिलता ही है, जो इनके धार्मिक भावनाओं को इंगित करता है। एक मोहर पे भी मिलता है, योगी की आकृति बना हुआ है, जिसको आदिनाथ शिव से रिलेट किया गया है। पुरोहितावास मिलता है, पुरोहित विद्यालय मिलते हैं, इसे मोहनजोदड़ो से मिलता है। विशाल स्नानागार मिलता है मोहनजोदड़ो से। ये जताता है कि यहाँ के लोग धार्मिक थे और धार्मिक नहीं थे। नाग पूजा का साक्ष्य मिलता है, रोहरा देवी की प्रतिमा हड़प्पा से मिलती ही है। लिंग योनि का पूजा होता है, ये वृक्ष का पूजा ही करते हैं। प्रकृति पूजा के में भी यकीन करते हैं। वस्तुतः प्रकृति पूजा इनका वैदिक सभ्यता से कम विकसित रहा होगा। वैदिक सभ्यता तो पूरा प्रकृति पूजा पर बेस्ट आपका बेसिकली उनका था जुड़ाव, यानी आधारभूत था। अब आगे बढ़े तो खास करके देखा गया है तो चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा, यानी आपको बता ही दिया है। बाघ जिसको बोल दो, चीता बोल दो, एलिफेंट बोल दो, बोफेलो बोल दो और राइनो बोल दो, यानी कि ये सारे आदि पशुपतिनाथ जिनको बताया गया, उनके चारों ओर जानवरों से मिलने से पता चलता है कि जानवरों से इनका लगाव और जुड़ाव था। हालांकि बहुत बृहद पैमाने पे पशुपालन के साथ ऐसा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी। अब मृदभांड सभ्यता आखिरी में आपको बताना चाहूंगा। तो पूछा जाए आपसे तो एक कैसे मृदभांड थे, तो लाल गुलाबी कलर मृदभांड थे। मृदभांड होता क्या है, तो ये होता है क्ले पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, जिसपे कभी कभी काले रंग से कलर भी किया जाता था। अब इसमें ध्यान देखिए, कहीं कहीं आपका, जैसे आपने देखा होगा मृदभांड पे मछली का फिगर बनाया हुआ, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मतलब पढ़ा होगा, जैसे हमने आपको बताया, जैसे मृदभांड पे कहीं कहीं मिले हैं। तो उसी को लेकर के हम आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूं। लाल रंग के मृदभांड काली रेखाओं के चित्र बनाए हुए कुछ बर्तन मिले हैं, जिनपे हिरण, कछुआ, मछली, गाय इत्यादि के अंकन भी मिले हैं। सिंधु घाटी के जो मृदभांड रहे हैं विशेष करके, वो आपका यही इंगित करते हैं कि मृदभांड कल्चर इनका बताता है कि वैदिक कल्चर से काफी समृद्ध थे। लेकिन एक्चुअली मृदभांड देखें तो वैदिक कल्चर में मृदभांड बाद में बहुत समृद्ध हो जाता है। तो मृदभांड उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक फर्क तो देता है कि क्या बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता रहा हो, वो कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता से जुड़ाव रखता हो। तो ऐसा कई इतिहासकार मृदभांड को पकड़ के चलते हैं, वो इसका ये भी इसमें भी कंफ्यूजन बना देते हैं। ये सभ्यता हो सकता है कि उसी से जुड़ा हुआ हो, वैदिक सभ्यता के से बिल्कुल सीधा अटैचमेंट रखता हो और सभ्यता बदला ही नहीं हो, बस क्रमिक पतन के रूप में ग्रामीण सभ्यता में बदल गया हो। ऐसा भी कईयों का मत है, लेकिन बीच में एक अंतराल जो है समय का हो।
अब आपको धीरे धीरे यहां से मैं आगे निकालूंगा। मातृ देवी शिव की पूजा, पशु पक्षी प्रकृति की पूजा आदि करते थे। कुंड का साक्ष्य मिला था लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से, लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से मिला था ऐसा। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सब कैसे दफनाए जाते थे, तो ज्यादातर आपका पूरब से पश्चिम दिशा में सब दफनाने का है, लेकिन उत्तर दक्षिण आपका ये कालीबंगन में है और रोपड़ में आपका पूरब पश्चिम में। इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप इसको रीडिंग देंगे। आपको नोट्स में सारी चीजें डाली हुई हैं, एक बार के लिए आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक बार रिवीजन आपको 8 मैटर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से में, जब आपसे 10 से 15 चित्रलेखात्मक बता दिया, प्लेन एंड पेंटेड पोथरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाव चित्रात्मक, स्वास्तिक मिला था, बिल्कुल बताया होगा हमने, नोट्स में लिखा हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। नाग का पूजा का प्रमाण मिला था। प्रकृति पूजा करते थे, उर्वरा देवी की प्रतिमा, लिंग योनि के पूजा का प्रमाण मिला था। अग्नि वेदिकाएं मिली थी। ये सारे धार्मिक प्रमाण के अंदर में आपके आ जाएंगे। तो चले फटाफट हमने सारी चीजें आपको अब पतन वाला कारण में बहुत ज्यादा आपसे सवाल बनता नहीं है। पतन को लेकर के सिर्फ यही पढ़ सकते हो कि गार्डन चाइल्ड, 2-3 लाइन लिख देता हूं। आपसे अगर पूछा गया बहुत डिटेल में, अगर तो देखिएगा 4 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। इसके पतन के कारण कुछ लोगों ने बाढ़ को बताया, है ना, कुछ लोगों ने बताया कि आर्यों का आक्रमण रहा होगा। लिख देता हूं किसमें कौन कौन थे ऐसे बताने वाले, यही पूछते हैं आपसे। कुछ लोगों ने बोला कि आर्यों का आक्रमण भी नहीं रहा होगा, महामारी रहा होगा। और कुछ लोगों ने प्राकृतिक आपदा को बता दिया, भूतात्विक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन। कुल मिला के ये महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए गए थे। और बाढ़ में खास करके मार्शल साहब जिसके खोजकर्ता थे वही थे, तो उन्हीं को लिखिएगा, मार्शल, मैके एक्सेट्रा। तो कई बार इसको बहुत मान्यता भी दिया गया कि नदियों से घिरा हुआ सभ्यता था, बाढ़ आया होगा, खत्म हो गया होगा। लेकिन वहीं पे पिग्गट साहब और गार्डन चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सभ्यता से जुड़े हुए। पिग्गट और चाइल्ड, इन्होंने बोला कि आर्य आक्रमण कर दिए होंगे, लेकिन ये बात नहीं है कि आर्य आक्रमण कैसे करेंगे। आर्य मध्य एशिया से आए, उसके बीच में तो फिर आक्रमण भी करे होंगे, तो वैदिक काल तो बहुत बाद में 200-300 सालों का अंतराल बन जाता है, तो ये भी आपको पचाया नहीं जाता है। अब कई भूगोल से जुड़े हुए जो इतिहासकार रहे हैं, जो भौगोलिक इतिहास में ज्यादा व्याख्या करते हैं, उसमें आपका डेल्स, लैम्ब्रिक, साहनी साहब ये सब आते हैं, वो ये सब मानते हैं। एक इंडियंस हैं साहनी, डेल्स, लैम्ब्रिक, और कुल महामारी मानने वालों का भी संख्या है, लेकिन उसको भी हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं। कनेडी कहते थे सिर्फ, जेम्स कनेडी। तो उनका मानना है महामारी के लिए ऐसे कोई एक ही पैटर्न में पाए जाने वाला सबों का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनमें भी एक ही प्रकार के डिजीज से मरने का प्रमाण नहीं मिला। देखा गया पैथोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली इनको ये भी कट जाता है। आर्यों का आक्रमण अगर होता तो आप समझिए आर्य आए वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता का प्रारंभ जब होगा उससे बहुत पहले 200-300 साल के अंतराल तकरीबन रहता है इसके बीच में, तो भी आपको ये गले से उतरने वाली तकरीबन नहीं रहती है। क्योंकि आपका 1500 ईसा पूर्व से हम वैदिक सभ्यता को मान लें, 1000 ईसा पूर्व 1000 से 6, और इसका 1700 पे भी अंत माने तो 200 वर्षों तक सभ्यता अंतराल अगर विजित करके बनाया गया है तो पॉसिबल नहीं होता है। और आर्य आए भी होंगे तो उससे में 4 ही उन्नत सभ्यता का प्रमाण मिलता है, तो खुद ही बर्बर सभ्यता रही, खुद ही उन्नत सभ्यता रही होगी, वो बर्बर सभ्यता रहे होंगे। और अगर किसी नगरीय सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता बनाया जाना भी गले से नहीं उतरता है, तो ये मत भी लगभग खारिज हो जाता है आर्य के आक्रमण वाला। क्योंकि आर्य आक्रमण करते, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता आएगा वो ग्रामीण सभ्यता रहेगा। तो एक नगरीय सभ्यता को जीत करके, एक नगर को जीत कर वहां गांव क्यों बसाया जाएगा। भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन है, तो वो भौगोलिक व्याख्याओं में ऐसा पाया गया कि संभव नहीं है कि इस तरीके से कोई परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि ये परिवर्तन ज्यादा नहीं आपका। यहाँ पे देखिए तो हम 2000 भी पकड़ लें और
यानी कि 4000 साल पहले ऐसे कोई बहुत विशाल भौगोलिक परिवर्तन का साक्ष्य भी भूगोलविद हमें निकाल के नहीं देते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर डिफरेंशियल मत है, अब इससे लेके क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप तैयार है क्वेश्चन के लिए, क्विज के लिए। प्रीवियस ईयर के अलग अलग पीसीएस के क्वेश्चनों से आपके लिए क्विज हम प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। हम क्वेश्चन बोलेंगे और आपको उत्तर करना है। आप सब तैयार हैं? जो क्लास में उपस्थित स्टूडेंट्स हैं उनका एक बार नाम रिकॉल कर दूं कि कौन कौन है ये। चलिए, अभी हमारे सामने हैं नीरज, मनोज, गौरव, उज्जवल, बंटी, मृत्युंजय, कंचन, अवनीश, आदर्श और कल्याणी। चलिए ठीक है, अब फटाफट आपसे कुछ सवाल पूछ लिया जाए। क्वेश्चन में सिर्फ बोलूंगा और आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलना है। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, लिखने से बहुत ज्यादा समय का खर्च हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले रखा जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पहले की थी। आर्य यानी वैदिक होने का सबसे प्रमुख कारण, समझिएगा, कंसेप्चुअल का सवाल है जो आपके ऑब्जेक्टिव से कवर नहीं होंगे। पहला, नगर नियोजन। हमने वर्ड लिखा है, सबसे ध्यान रखिएगा, हमने नगर नियोजन वर्ड लिखा है, हमने लिखा है लिपि, हमने लिखा है तांबा का प्रयोग, या लिखा है मृद भांड। ध्यान से उत्तर कीजिएगा, ई ऑप्शन वाला क्वेश्चन ये नहीं है। जल्दी से उत्तर करिए, और मैं देखना चाहता हूं कि इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का उत्तर कितने लोग सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा सा लेक्चर के दरमियान बोला है, ज्यादा तो नहीं बोला है, थोड़ा सा। तो ध्यान रखने वाली बात है, लिपि से हम नहीं कह सकते हैं, तांबे के प्रयोग से हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, नगर नियोजन या मृदभांड। नगर नियोजन तो देखो इनका विकसित था, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उत्तर जो है इसका वो नगर नियोजन ही होना चाहिए। मृदभांड भी इनका विकसित था। अगर एसएस बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई, क्योंकि मृदभांड और दोनों ही ऐसा बताते हैं, लेकिन वैसे अगर ई ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर ही है। आगे बढ़े, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए देखते। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है। हम पहले पूछ चुके हैं, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं। अब यहां से एक मैच द फॉलोइंग करके हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। अब हम आपको मैच करने के लिए देते हैं और आप बताइए कि किस तरीके से ये मैच होगा। मैच के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हड़प्पा के लिए H लिख रहा हूं, मोहनजोदड़ो के लिए M लिख रहा हूं, और लोथल के लिए L और कालीबंगन के लिए K लिख रहा हूं। ये A है, ये B है, या यहाँ ABC क्यों करूं? और इधर लिख रहा हूं मैं, देखिएगा नाम है, नाम ही लिख देता हूं, R37 लिख रहा हूं, समाधान। ध्यान दीजिएगा, R37 समाधान लिखा हमने यहाँ पे, यहाँ लिखा पढ़ा, मिलाते चलिएगा, बस फटाफट प्रैक्टिस करवा रहा हूं
जुता हुआ खेत। फटाफट मिला के बता दीजिए आप, फटाफट तेजी से, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2017 का पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस एम। आगे सवाल है आपके लिए, रंगपुर स्थल है और ऑप्शन दिया हुआ है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ई ऑप्शन। आंसर करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है तो चलिए उत्तर निकाल दिया आपने, सॉरी यहाँ एच एम, तो आप सबको पता होगा ये एल और के। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में निर्मित मूर्ति, लोथल, गोदीवाड़ा और कालीबंगा जुता हुआ खेत, और ये यहाँ पे ये सौराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन फटाफट, आप सब में अधिकांश लोगों ने सही उत्तर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपने याद कर लिया है सब कुछ। मोहनजोदड़ो में, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक खुदाई के अध्यक्ष थे, पुरातात्विक खुदाई के प्रारंभिक अध्यक्ष, खुदाई के प्रारंभिक अध्यक्ष थे। कंफ्यूजन होगा। जॉन मार्शल, यहां गलती करेंगे आप लोग, कई लोग, देखते हैं कौन सही करता है। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, चार्ल्स मैसन, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पांचवा क्वेश्चन, सनौली, जिसका चर्चा नहीं हुआ है, कुछ नया क्वेश्चन। सनौली स्थल है तथा वहां से प्राप्त हुआ। ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यूपी मनका, यूपी शवाधान, यूके मनका, यूके समाधान और ई ऑप्शन। तीन नगरों के साक्ष्य मिलते हैं। इजी हो जाएगा, लिखता हूं, कच्ची ईंटों का के इस्तेमाल से भवन निर्माण का साक्ष्य मिलता है। ए ऑप्शन लोथल, बी कालीबंगन, सी धौलावीरा, डी राखीगढ़ी और ई ऑप्शन। तो आपको पता ही होता है बीपीएससी में ई ऑप्शन क्या होता है। चले फटाफट आंसर करिए।
आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? यूपी बागपत डिस्ट्रिक्ट में वेरी गुड, समाधान मिला है, बहुत बढ़िया। जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में हुआ था, बहुत बढ़िया। जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में उत्तर करेंगे, क्योंकि जो असली हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का जो क्वेश्चन आता है ना नीरज, उसमें जॉन मार्शल ही उत्तर करिएगा। ठीक है, सौराष्ट्र रंगपुर सही किया हुआ है, सनौली वाले का उत्तर किया होगा। तो चलो मैं आपको बता दूं, फिर जितने लोगों ने सही किया है सबको लोकेट कर दूंगा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जॉन मार्शल, इसका सौराष्ट्र, इसका यूपी समाधान, इसका उत्तर हो ही चुका था, और इसका आंसर कालीबंगन। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए और कंप्लीट पीडीएफ तकरीबन 10 से 12 पेज का, और 100 क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू अप टू मॉर्निंग, अप टू टुमारो मॉर्निंग, और टुमारो इवनिंग में टेस्ट होगा इसी टॉपिक का। ठीक है, ओके फाइन, कोई दिक्कत? चलते चलते एक दो सवाल आपसे और पूछता हूं, ओरल पूछता हूं, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर करना है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन लिखता हूं मैं, और आप खुद ही बता देना, नहीं हुए हैं, हमने बता दिया आपको। पशुओं से जुड़ा हुआ 2 सवाल पूछूंगा। किस पशु का मुहरों पर इस्तेमाल नहीं मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा का मुहरों पर इस्तेमाल नहीं मिलता है। घोड़ा का मुहरों पर इस्तेमाल नहीं मिलता है, घोड़ा का सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी मुहर पर इस्तेमाल नहीं है, बाकी पशुओं का इस्तेमाल है। शेर का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है, लॉयन का, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 3 नगरों के अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है, घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी के कौन कौन से स्थल ढूंढे गए हैं? कालीबंगा और बनावली। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में किस मिश्र धातु का साक्ष मिला है? कांस्ययुगीन सभ्यता। और मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया? तो तांबे का। हड़प्पा काल के लोग परिचित नहीं थे किससे? तो लोहा से। लोहा का साक्ष्य मेरे प्यारे बच्चों कब मिलता है? वैदिक सभ्यता में मिलता है। ये सब कुछ आपको सवाल में आपको दे दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पुरातन स्थल राखी गढ़ी जो भारत में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और आज बिल्कुल मैं फिट था, आज बहुत तेजी से भी कंटेंट को हमने कवर किया, आज इसको पूरा किया कंप्लीटली। अब मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप लुसेंट पढ़ लीजिए, या कोई भी किताब जो आप रखते हैं पढ़ लीजिए, आपको लगभग चीजें कवर हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर को देखते हुए हमने सारे कंटेंट करा दिए आपको, और बहुत ज्यादा मेंस के डिटेल एनालिसिस में नहीं गया, क्योंकि आपका जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री सेक्शन में ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वहां आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।